नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICAR JRF की। ICAR JRF किन छात्रों को दी जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या हैं, कितनी फेलोशिप मिलती है और ICAR JRF के लिए सब्जेक्ट चुनते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालयों की। दोस्तों, हमारे देश में 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम चलते हैं एग्रीकल्चर में। तो ICAR JRF उन छात्रों के लिए होती है जो BSc AG करने के बाद MSc AG में देश में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं ICAR के थ्रू। दोस्तों, हमारे यहाँ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 70% कोटा स्टेट के स्टूडेंट्स का होता है और 30% कोटा ICAR का होता है, जिसका एडमिशन ICAR के थ्रू कराया जाता है। इसी तरह ICAR की जो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर की, उनमें 100% कोटा ICAR का होता है। इन यूनिवर्सिटीज़ में ICAR AIEEA यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर के नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और ये यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिट करती है। ये स्टूडेंट्स UG में भी एडमिट करते हैं, PG में भी करते हैं, PhD में करते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे केवल MSc AG स्टूडेंट्स के लिए जो कि ICAR JRF के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, ICAR AIEEE के माध्यम से हर साल लगभग 18,000 स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर में MSc AG अथवा एलाइड सेक्टर्स में एडमिशन के लिए एलाइड सेक्टर्स में एडमिशन देती है। अब हम बात करते हैं कि ICAR JRF के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली बात यह है कि आपने जिस स्टेट से BSc AG करी है, आप उसी स्टेट में ICAR कोटे से MSc AG नहीं कर सकते, यानी आपका UG और PG डिफरेंट स्टेट से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्योंकि अगर आप उसी स्टेट से MSc करना चाहते हैं तो आप 70% कोटे में आएंगे जो स्टेट कोटा है। अगर आप डिफरेंट स्टेट में करेंगे तो आप 30% कोटे में ICAR के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपने जहां से BSc AG करी है जिस कॉलेज से, वो ICAR से एक्रेडिट होना चाहिए। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने पूरा बताया कि ICAR एक्रेडिटेशन क्या होता है। तो 2 एलिजिबिलिटी अगर आपकी हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिलेगा। फ़ायदे क्या हैं ICAR JRF के? जो छात्र ICAR JRF एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो टॉप 600-700 स्टूडेंट्स होते हैं उनको ICAR JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। इसके बाद बचे हुए जो बच्चे होते हैं उनमें से 25% को NTS मिलती है और इसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं वो JRF होते हैं, लेकिन उनको नॉन JRF कोटे पे एडमिशन मिलता है। क्या फ़र्क है कि जो JRF क्लियर करते हैं यानी टॉप के जो 600 और 700 स्टूडेंट्स हैं उनको लगभग 12-13 हज़ार रुपये पर मंथ का फेलोशिप मिलती है, जिसको JRF बोलते हैं। इसके अलावा हर साल 6,000 रुपये की कंटिजेंसी मिलती है। जो बच्चे 25% NTS लेते हैं यानी नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप लेते हैं उनको करीब 5,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। लेकिन जो नॉन JRF स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडमिशन तो दूसरे स्टेट में मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है, लेकिन उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। वो नॉन JRF कहलाएंगे, लेकिन ये बात उनके बायोडाटा में लिखी जाएगी, ही हैज़ क्वालिफाइड ICAR JRF, और कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कोरिंग होगी तो ही विल गेट मार्क्स। अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं कि ICAR JRF सारे बच्चे बनना चाहते हैं, लेकिन वो गोल निश्चित नहीं कर पाते, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना है। तो दोस्तों, ICAR में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में करीब 20 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंसेज, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इस ढंग के। इसके बाद इनमें सब ग्रुपिंग है। जैसे मान लो हम प्लांट साइंस ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, सीड टेक्नोलॉजी है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। ऐसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, क्रॉप फिजियोलॉजी है। तो ये सब ग्रुप्स हैं। तो एक बार अगर मेजर ग्रुप से फाइट कर ले तो उसके बाद में मेरिट के हिसाब से आपको ऑनलाइन काउंसलर के टाइम पे सब ग्रुप मिलता है, तो वहाँ भी आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुन सकते हो।
लेकिन आपको मेरिट में नाम आना चाहिए। इसके बाद में एग्ज़ाम कैसे होता है, इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, सारे एमसीक्यू होते हैं और आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, माइनस मार्किंग भी है। अगर आपको क्वेश्चन सही होता है 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत होता है 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए तैयारी बड़े ढंग से करना चाहिए और एमसीक्यूज तो हैं लेकिन आंसर बड़े सोच समझ कर देने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही बताया कि आप जेआरएफ की तैयारी के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा जो बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं वो सब्जेक्ट चुनने में करते हैं। सब्जेक्ट का चुनाव करते समय आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आप में उसे क्रैक करने का पोटेंशियल भी होना चाहिए। आप बनना तो कुछ चाहते हैं लेकिन आप में खुद में वो झील भी होनी चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट चुनना चाहिए। एक आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर का मतलब यह है कि मान लो आपको एक फील्ड साइंटिस्ट बनना है, आपको प्लांट ब्रीडिंग टाइप का सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको लैब साइंटिस्ट बनना है तो पर्टिकुलर जैसे गर्ल्स हैं तो उनको जैसे बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स कंप्यूटर वगैरह में तब है तो आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट चुनने चाहिए। आपको हॉर्टिकल्चर में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस है, फ्रूट है, पोस्ट हार्वेस्ट, कई तरह के ऑप्शन एग्रीकल्चर में है। लेकिन आपको बनना क्या है, खुद का गोल आपका क्लियर होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ आपने बीएससी एजी तो जनरलाइज कर ली, अब एमएससी में आपका टर्निंग पॉइंट है। आप सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि आपने दोस्त ने समझा तो आपने भी चुन लिया, नहीं, आपका जो गोल है, आपका जो मन है, आपका जो घर की परिस्थितियाँ हैं, आप वही सब्जेक्ट चुनिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं कि एक बार डिसीजन लेने के बाद उसको चेंज करते रहते हैं, ये सबसे बेकार, ये फेल होने की गारंटी है। एक बार आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही फेल होते हैं जो लास्ट मोमेंट पर सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके संबंधित वीडियो हम आगे भी डालते रहेंगे। तो आप अगर ये इन्फॉर्मेशन लगातार लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।